वेलकम गाइस। स्वागत है आप सबका देश के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट आज का हमारा टॉपिक के बारे में बता देती हूँ 2 मिनट। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उसकी कक्षा का प्रारंभ कर दिया है। मौलिक अधिकार उसकी कक्षा का प्रारंभ कर दिया है। हमने भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने देखा कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देखा। साथ ही मैंने उस कक्षा में आपको बताया था कि मौलिक अधिकार हमारा जो एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनमें मौलिक अधिकार की गिनती होती है। तो हम मौलिक अधिकारों को बिल्कुल भी साधारण तरीके से नहीं ले सकते हैं कि बस पढ़ लिया और हो गया। हमें मौलिक अधिकारों के एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और जितने भी वाद आए हैं उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वाद है उनको देखना पड़ेगा। तो हम मौलिक अधिकारों को इसी सीरीज में चलेंगे। हमारी लगभग 4 से 5 क्लास होंगी दोस्तों मौलिक अधिकारों के ऊपर, और यकीन मानिए वो क्लास करने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बस आपको वो सीरीज सुननी है और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और इसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज लगाने हैं। और एमसीक्यूज भी कौन से? जो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि मैं शनिवार को करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, अनअकैडमी आज देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों? आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आंसर पोल की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिलती है। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, यानी कि पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे सिलेबस को, अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा। तो दोस्तों लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के आधार पे देखें तो इसके माध्यम से आप अपनी कमियों को परख सकते हैं। दोस्तों जो अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन हो रहा है 28 फरवरी को अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है, तो दोस्तों इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करें। और एनरोल कराने से पहले मेरे जो रेफरल कोड है, मेरा रेफरल कोड है दोस्तों ललिता वाईटी, ललिता वाईटी कोड का यूज करें। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि यदि एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर आप मेरे साथ अनअकैडमी के हर एजुकेटर को, उस संबंधित कोर्स के हर एजुकेटर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी लाइव वीडियो हो चाहे रिकॉर्डेड वीडियो हो। अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। इसके साथ ही मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ ही अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, और मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, और दोस्तों मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। इसके अलावा जो यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज का वैकल्पिक विषय होता है दोस्तों, ऑप्शनल विषय होता है, वो मेरा इतिहास रहा है। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी_ललिता_कुमारी मेरे टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ललिता दहिया से फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो आज से शुरू होने जा रही हैं। आज शाम 5 बजे मैं आपको स्पेशल क्लासेस में मिलूंगी दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री हैं। वहां मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करने जा रही हूँ, जो हम पॉलिटी की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। और यकीन मानिए एक बार आपने मेरे साथ वो एनसीईआरटी की तो आपकी अवधारणात्मक समझ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। फिर चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो या मेंस के क्वेश्चंस हो, आप हर टॉपिक पे अपनी एक कमांड बना सकते हैं। और दोस्तों मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी ही नहीं, बल्कि एनसीईआरटी के साथ नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी, जिससे आपका काम आसान हो जाए और आप उस क्लास को सुन के एनसीईआरटी में जो अपनी कमांड है उसको मजबूत बना पाएं। तो दोस्तों आज शाम 5 बजे स्पेशल क्लासेस में मैं एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मेरी पहली क्लास होगी दोस्तों। तो जो लोग मुझे यहाँ सुनते हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका जिनको पसंद है, प्लीज आप मुझे स्पेशल क्लासेस पे जाके एनसीईआरटी क्लासेस को देखें।
अनअकैडमी ने अपने पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजाइन किया है दोस्तों। यहाँ पे आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी समरी जो कि हम स्पेशल क्लास में करने वाले हैं आज 5 बजे से, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज की सुविधा आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन की व्यवस्था है। पहले प्लस की बात कर लेते हैं। आप प्लस सब्सक्रिप्शन दोस्तों 6 महीने से लेके और लगभग 3 साल का ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही चाहिए। और यदि आप 12वीं के बाद से तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लें। यदि आप दोस्तों 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको 90,000 रुपए 90,000 पे करने होंगे। लेकिन यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको मात्र 81,000 यानी 81,000 रुपए ही देने होंगे। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो आप ललिता YT कोड का यूज करें। उसके बाद दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अपने फायदे हैं। ये भी आप ये 1 साल से लेके 3 साल तक का ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, आपकी क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है। और दोस्तों यदि आप 3 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1,53,000 के आसपास पे करना होगा। और यदि आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1,38,000 के आसपास ही पे करना होगा। तो दोस्तों आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें तो ललिता YT कोड का यूज करें। मेरे मार्गदर्शन में अपनी जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है उसको आसान बनाएं। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है। 60 मिनट 60 क्वेश्चन, इसमें भागीदारी करें। इससे आपकी कमियां पता लगेंगी, आपको आपके नॉलेज का नॉलेज के ज्ञान है जो आपका उसके स्तर का पता लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप एनरोल कराने के लिए ललिता YT कोड का यूज करें दोस्तों और अधिक से अधिक भागीदारी करें इसमें। इसके अलावा यदि आप कॉम्बैट में जीतते हैं तो जो 1 से लेके 10 रैंक तक है उनको 1 मंथ का UPSC CSC GS प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अनअकैडमी पे कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स, कंप्लीट 2 ईयर बैच कोर्स लॉन्च हो चुका 12 फरवरी से एक तरीके से लॉन्च हो चुका है। और NCERT बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं जो हमारा PT है उसके लिए 12 फरवरी से। इसके अलावा दोस्तों जो UPSC CSC ऑप्शनल और आइकॉनिक GS, ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक GS और ऑप्शनल के साथ प्लस GS, ये दोनों प्रोग्राम UPSC आपके लिए ये अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, जो कि सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से लेके 3 साल तक का ले सकते हैं। अनअकैडमी ने आपको ऑफर दिया है, EMI की सुविधा है दोस्तों। यहाँ पे भी आप ललिता YT कोड का यूज करें और 10% का डिस्काउंट लें। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये 10% डिस्काउंट मात्र फरवरी महीने के लिए है। यदि आप मार्च में सब्सक्रिप्शन लेंगे ललिता YT कोड का यूज करके या किसी भी एडुकेटर का कोड यूज करके तो वो डिस्काउंट कम हो जाएगा, आपकी फीस बढ़ने वाली है। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन लें। दोस्तों हमने कल की कक्षा में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, जैसा कि मैंने कक्षा की शुरुआत में आपको बताया कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को अच्छे से पढ़ा था। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी दोस्तों। यदि एक सपना देखा है तो उस सपने को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और वहां तक पहुंचने के लिए हर पग पग पे मैं आप लोगों के साथ हूँ। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से 14। देखिए आर्टिकल 14 बेसिकली ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है दोस्तों, ठीक है। विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये दो थ्योरी आती हैं आर्टिकल 14 जब हम पढ़ते हैं। एक एक थ्योरी को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अब फटाफट मैं आप लोगों से यदि बात पूछूं कि समता जो है, समता के आदर्श की बात आर्टिकल 14 में तो की गई है, इसके साथ और कहाँ की गई है, फटाफट पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को वो टॉपिक। इसके अलावा दोस्तों प्रस्तावना में भी हमें समता का आदर्श दिखता है और उसके बाद आर्टिकल 14 में हमें समता का आदर्श दिखता है। एक एक लाइन से शुरू करेंगे और जहां पे भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछेंगे। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के
समक्ष समता से, विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब ये दोनों जो मुद्दे हैं, ये दोनों थोड़े से अलग अलग हैं। बाद में हम बताएंगे कि ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों में सकारात्मक संबंध है। लेकिन जब हम प्रथम दृष्टया देखते हैं तो हमें लगता है विधि के समक्ष समानता की जहां तक बात है, यानी कि क्या मतलब हुआ कि विधियों के समक्ष भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, प्रत्येक नागरिक विधियों के समक्ष क्या होगा? समान होगा। यही विधियों के समक्ष समता का आदर्श है। ठीक है। अब ये बोल रहा है व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पे लागू होते हैं। यहाँ पे कल की क्लास में जाइए, मैंने 5 ऐसे आर्टिकल बताए थे दोस्तों जो बार बार पीटी में पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे जो अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं। तो बस आपको 15, 16, 19, 29, 30 एक बार और बता दिया, रट लेना इनको, बार बार पूछता है। ठीक है। अभी इनमें 14 तो है नहीं, तो साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 जो है वो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को पर भी यह अधिकार लागू होता है। वो भी जो है समता की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ विभेद करें, ठीक है, किसी भी आधार पे। अब देखिए, व्यक्ति शब्द से विधिक व्यक्ति, ये मैं कल की क्लास में भी बता चुकी हूँ कि व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, जैसे इसमें सारी कंपनी शामिल हो जाते हैं, निगम या पंजीकृत समितियां या किसी भी तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित हो जाता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि विधि के समक्ष समता की बात और विधियों के समक्ष समान संरक्षण की बात। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी। लेकिन और जो आर्टिकल 14 है ये भारतीयों के साथ, नागरिकों के साथ विदेशियों पे भी लागू होता है। और जो हमने विधिक व्यक्ति देखा उसका एक अर्थ, हालांकि उतना रटने की जरूरत नहीं है विधिक व्यक्ति को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी है, निगम है या पंजीकृत समितियां हैं, वो सब विधिक व्यक्ति के अंतर्गत ही आती हैं। अब देखिए, विधि के जो समक्ष समता का विचार है दोस्तों, वो ब्रिटिश मूल का है, वो हमने यूके से लिया है, ब्रिटिश मूल का है। जबकि विधि के समक्ष समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है। ये चीजें ध्यान रखनी है कि विधि के समक्ष समता का आदर्श यूके से और विधि के समक्ष समान संरक्षण का आदर्श हमने यूएसए से लिया है। अब विधि के समक्ष समता, पहले हम एक टॉपिक की बात करते हैं कि विधि के समक्ष समता क्या है। भाई एक एक करके पढ़ेंगे ना, एकदम सारी चीजें तो दिमाग में हम भर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे विधि के समक्ष समता। देखिए, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। एमसीक्यूज याद कीजिए, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, ए 1 लाइनर क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया कि समता का अर्थ क्या है, समता से अभिप्राय क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, विशेष अधिकारों का जो विशेष अधिकारों का अभाव दिया था या विरोधों का, अवरोधों का अभाव दिया था। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए थे। तो हमने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि विशेष अधिकारों का अभाव, यानी कि ये देश है और इस देश में आप एक वर्ग को विशेष अधिकार दे दोगे और दूसरे वर्ग को कोई अधिकार, आप विशेष अधिकार नहीं दोगे, तो ये बताओ कि असमानता की खाई बनेगी कि नहीं बनेगी। भाई सीधी सी बात है ना, यदि एक वर्ग को विशेष अधिकार दोगे तो वो ज्यादा उन्नति कर लेगा, ज्यादा प्रगति कर लेगा या समाज की मुख्य धारा में ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा। और जिस वर्ग को, जिस तबके को हमने विशेष अधिकार नहीं दिए, वो विकास की मुख्य धारा में पिछड़ जाएगा। डिवाइडेशन आ गया ना सोसाइटी में। जब विशेष अधिकारों का अभाव होगा, यानी कि सब व्यक्ति समान होंगे, एक क्लर्क से लेके और प्रधानमंत्री सब कानून की दृष्टि में समान होंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे समता की स्थापना अपने आप हो जाएगी। तो पहली जो मान्यता होती है विधि के समक्ष समानता की, वो होती है दोस्तों विशेष अधिकारों का अभाव, विशेष अधिकारों का अभाव। ठीक है, ध्यान रहेगा। साधारण विधि या साधारण जो विधि, न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। ठीक, जो मैंने बताया कि भाई यदि किसी कानून का उल्लंघन कोई एक गरीब व्यक्ति करे या बहुत अमीर व्यक्ति करे तो दोनों की सजा समान होगी। ठीक है। तो जो विधि है या न्यायालय है उसके समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। यहाँ पे जो हमारे कोर्ट का एक सिंबल है ना, उसको याद कीजिए। एक मूर्ति है, हाथ में तराजू लिए हुए, आंख पे काली पट्टी बांधे हुए। जब वो न्याय करती है ना, जब वो तराजू में तोलती है तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, और जब वो न्याय करती है तो उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, यानी वो देख नहीं पा रही है कि कौन व्यक्ति
जो है अमीर है, कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति उच्च अधिकारी है और कौन व्यक्ति क्लर्क है, ठीक है, या जो है छोटा अधिकारी है, ठीक है, तो वो नहीं देख पाती है। इसका निहितार्थ क्या है, यानी कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है। कानून किसी भी आधार पे भेदभाव करके डिसीजन नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं समझा रही हूं इतना टाइम देके तो उसका निहितार्थ समझिए। एक बार मुद्दों को समझ गए तो अवधारणात्मक समझ बन जाएगी आपकी। आप फिर कुछ भी ऐसे हो या फिर कोई भी टॉपिक हो आप लिखने में सक्षम रहेंगे। दो चीजें समझ में आ गई भाई, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब इसका देखो, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर गरीब हो, ऊंच नीच, अधिकारी गैर अधिकारी, विधि के ऊपर नहीं है। सब विधि के अंतर्गत, सब विधि के दायरे में ही आएंगे। अब कोई अमीर आदमी कहे कि भाई नई नई बंदूक ली है और मुझे तो चलाने का शौक है, मैं तो 4-5 आदमियों को मारूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो विधि से ऊपर हूं। भाई नहीं कर सकते आप विधि से ऊपर हो ही नहीं सकते। चाहे आप ना पूरा भारत के बराबर आपके पास पैसा हो, जैसे मुकेश अंबानी जी अगर कहें कि भाई मैं तो बहुत अमीर हूं और मैं तो विधि से ऊपर हूं, मैं विधि को नहीं मानता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सर आप विधि से ऊपर जा नहीं सकते। भारत में विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लागू है और विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, ठीक है। विधि के समक्ष समता का एक मॉडल आपको समझ में आया। आगे देखिए, विधियों के समक्ष समान संरक्षण के तहत क्या बात होती है दोस्तों? विधियों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार एवं समता। यहां मैं एक आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। देखो, विधि के समक्ष समता हमने देखा नकारात्मक अवधारणा है। अब हमने देख लिया वो नकारात्मक अवधारणा क्यों है। क्योंकि नकारात्मक अवधारणा क्यों है? क्योंकि वो राज्य को कार्य करने से रोकती है। कैसे कार्य करने से? कि वो विधि से ऊपर नहीं जा सकता राज्य किसी भी हालत में। राज्य यदि कोई विधियों की परिधि में रह के ही करेगा। अब समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। ये भी हमने देखा कि भाई विधि सबके लिए समान है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है, मतलब विधि के समक्ष जो समान संरक्षण है वो नकारात्मक संदर्भ है, और दूसरा सकारात्मक, यानी कि जो विधियों के समान संरक्षण जो है वो सकारात्मक पहलू है। और दोनों का उद्देश्य क्या है? विधि, अवसर और न्याय की समता। अब इस चीज को आप धीरे से समझेंगे मेरे साथ। इसको इरेज कर लेती हूँ, दबाव में नहीं आना है। विधि के समक्ष समानता समझ गए, विधि के समक्ष समान संरक्षण समझाती हूँ दोस्तों। देखो, ये जो विधि के समक्ष समान संरक्षण है ना, इसे ही हम बोलते हैं सकारात्मक भेद भावपूर्ण कार्यवाही, ठीक है। इसे ही बोलते हैं सकारात्मक भेदभावपूर्ण कार्यवाही, या उल्टा भेदभाव बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखो, समाज में सब समता का नियम लागू है, ये हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 14 देख चुके हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है समान संरक्षण, समाज में कुछ ऐसे तबके हैं जिनको समाज में आगे बढ़ने के लिए विशेष अवसरों की जरूरत है, उनको अधिक मौके मिलने चाहिए, ठीक है, उनको अधिक प्रोत्साहन मिलने चाहिए। जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो इन दोनों वर्ग हैं, या दिव्यांग हैं, ठीक है, या जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग हैं, उनके लोग हैं, उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या अधिक अवसर मिलने चाहिए, अधिक जो है सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलने चाहिए। तो सकारात्मक भेदभावपूर्ण कार्यवाही का ही मतलब होता है कि जब सरकार समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए या समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दे, अतिरिक्त सहायता दे, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। अब कोई व्यक्ति मुझसे ये प्रश्न कर सकता है कि भाई विधि के समक्ष समानता अलग बात कहता है कि भाई सब व्यक्ति समान है, किसी भी आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, और विधि के समक्ष समान संरक्षण हमसे कह रहा है कि कुछ लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा दे दो। तो ये दो तो कंट्राडिक्शन हो गए। तो ध्यान रखना है,
दोनों में विरोध नहीं है, दोनों में समानता है, समरूपता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे समझिए, ऊपर देखिए, ऊपर लिख रही हूं कैसे। विधि के समक्ष समता यानी कि समता समाज में कब आएगी, समता समाज में कब आएगी, जब सब लोग इक्वल पोजीशन पे या एक समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सबके पास अवसर जो है वो समान होंगे, तभी आएगी। अब क्या हो रहा है, कुछ वर्ग तो आगे निकल गए और कुछ वर्ग पीछे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में समता का आदर्श प्राप्त किया जा सकता है? सीधा सा क्वेश्चन है। तो भाई जब तक जो वर्ग, देखिए जो वर्ग यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये 3 लाइन और ये 3 ऊपर बढ़ गए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जब इन वर्गों को कुछ विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जब इन वर्गों को अधिक मौके अवसर दिए जाएंगे, तभी ना ये आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाएंगे और तभी क्या होगा, इक्वेलिटी की जो धारा है उसमें शामिल हो पाएंगे। यानी कि समता जो है वो समान संरक्षण से समता की अवधारणा आती है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों में सकारात्मक संबंध है। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, यूके यूएसए, नकारात्मक सकारात्मक समझ गए होंगे, और दोनों का उद्देश्य है विधि, अवसर और न्याय की समानता करना। अब देखिए, अब एक एक चीज को फिर डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला देखिए, विधि का शासन। क्या है विधि का शासन, यदि मैं आप लोगों से पूछूं तो विधि का शासन मतलब कानून, विधि का मतलब कानून, कानून का शासन। और मैं ये अपने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। एवी डायसी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही, इन्होंने ही विधि के शासन की संकल्पना दी थी। बेसिकली इन्होंने विधि के समक्ष समता का विचार, विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है बोला, और इस संबंध में उन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। क्या क्या बताया उन्होंने, विधि के शासन का क्या मतलब है, इसकी अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो क्या क्या मतलब है विधि के शासन का, देखिए। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक। यदि विधि का उल्लंघन किया है तभी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कानून का शासन है, अराजकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विधि के समक्ष समता आवश्यक है, बता चुकी हूं। कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंच नीच, अधिकारी गैर अधिकारी, कानून के ऊपर नहीं है। सब व्यक्ति विधि के दायरे के अंतर्गत आते हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। विधि के शासन की संकल्पना का दूसरा पार्ट कि भाई विधि के उल्लंघन पे सबको समान दंड दिया जाएगा, बिना विधि के उल्लंघन के दंड नहीं दिया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकार परिणाम है, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। ये एक अलग बात बोल रहा है कि व्यक्तिगत अधिकार जो है, हमारे व्यक्तिगत अधिकार इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनकी रक्षा संविधान में महत्वपूर्ण रूप से की गई है। लास्ट लाइन देखिए इसका, कि भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत के व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। यदि हमारे व्यक्तिगत अधिकारों के स्रोत की बात की जाए तो वो हमारा संविधान है। हम विधि के शासन की बात कर रहे थे, उसी को आगे हमने देखा कि भाई विधि के शासन का क्या अर्थ है। 2 चीजें मैंने बताई, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए, अब हमारे संविधान में ही डायरेक्टली बता दिया गया कि भाई विधि के समक्ष समता तो है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, और वो अपवाद डायरेक्टली बताए गए कि भाई क्या क्या अपवाद हैं। तो इसमें सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ शक्तियां दी गई हैं आर्टिकल 368 के तहत, जो कि विधि के समक्ष जो समता की अवधारणा है उसका उल्लंघन करती हैं। क्या क्या शक्तियां हैं जी, फटाफट देखना है। भाई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में जो निर्णय लेते हैं उसके प्रति वो किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो समान समता के सिद्धांत का अपवाद हो गया ना, कि भाई राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट शक्तियां दे दी हमने, तो समता का अपवाद हुआ कि नहीं हुआ, अपवाद हो गया। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती।
अब वो अपने पद पे हैं, अपने उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर दंडिक कार्यवाही चालू नहीं की जा सकती। ये भी अपवाद हो गया समता के जो समता के अधिकार का, क्योंकि उनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए इस मामले में। और राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय में कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकती। ये भी उसका अपवाद है। इन अपवादों को आपको एक बार और पढ़ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा समता के अधिकार का क्या मतलब है, मतलब कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है, और विधि के शासन का क्या मतलब है। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। और विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद हैं, वो हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से लिए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ना दंडिक कार्यवाही, ना गिरफ्तारी से रिलेटेड कोई मुद्दा, ना दीवानी मुद्दा उनके ऊपर चलाया जाएगा। और इस प्रकार कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। यानी कि यदि दीवानी मुकदमा चलाना भी है तो भाई पहले उनको क्या करना पड़ेगा, 2 महीने पहले उनको इसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो आप खुद बताइए, ये अपवाद हुए ना समता के अधिकार का। यदि हम किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार दे रहे हैं समता के अधिकार से उलट जाके, तो वो अपवाद हुए। और ये अपवाद याद रखने हैं। पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ सकता है कि समता के अधिकार के कौन कौन से अपवाद हैं। अब उसमें 5-6 पॉइंट दे देगा और दे देगा बताओ 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, केवल 1 सही है, सभी सही है। तो आपको अपवाद थोड़े से ध्यान में रख लेने हैं। तो आर्टिकल 361 देख लिया। और क्या अपवाद है, देखिए, कोई भी व्यक्ति संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। यदि कोई संसद की, मान लो संसद की और राज्य विधानसभा के सदनों में सत्य कार्यवाही जो वहां पे हुई है, झूठी कार्यवाही चलेगा तो वो खुद फंस जाएगा, ठीक है। सत्य कार्यवाही को यदि प्रकाशित करता है तो किसी न्यायालय में आप मुकदमा नहीं चला सकते उसके ऊपर। ये भी एक तरीके से समता के अधिकार का अपवाद है। तीसरा देखिए, संसद या उसकी किसी समिति में, समितियों से संबंधित जो भी समितियां, लोक लेखा प्राकलन या जितनी भी समितियां हैं, संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्लियरली लिखा गया है आर्टिकल 105 में। जब हम संसद पढ़ेंगे दोस्तों, संसद के विशेष अधिकार पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ विशेष अधिकार सांसदों को दिए गए हैं। और इसी में एक है कि न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी उनके किसी मत पे। तो ये भी समता के अधिकार के अपवाद में आता है। याद रहेगा, इतना हमको याद करके चलना है इनको। अगला है, सेम वही बात आ जाएगी जैसे 105 में संसद के उसको दी गई है, ऐसे ही 194 में दी गई है। विधानमंडल का कोई सदस्य या समिति में कोई बात कही है या कोई मत दिया है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी 105 ध्यान रखना है, 194 ध्यान रखना है। 105 में सांसदों के विशेष अधिकारों की चर्चा है और 194 में राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, उनके विशेष अधिकारों की चर्चा है। अपवाद समझ में आ रहे हैं। अब ये है अनुच्छेद ग, अनुच्छेद 14 का अपवाद है, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है। इस 31 ग को अभी छोड़िए, बेसिकली आप ध्यान रखिए 39 बी और 39 सी, इसको मैं बार बार जब मेरी क्लास होती है मैं जिक्र करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनका बेसिकली उद्देश्य होता है दोस्तों धन की जो आय की असमानताएं हैं उनको समाप्त करना। जब 39 बी सी का समावेश है तो उसे उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे 14 का उल्लंघन है। यानी कि यदि संसद 39 BC को लागू करने के लिए कुछ नियम बना दे, कुछ लोगों की आय की असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ नियम बना दे, तो आर्टिकल 14 के आधार पे कि भाई ये तो हमारी विधियों के समक्ष समता का उल्लंघन हो गया, उसके आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियरली आपको ध्यान रखना है, ये अपवाद है, 39 BC अपवाद है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों विदेशी संप्रभु जैसे राजदूत है या कूटनीति व्यक्ति है, वो दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो एम्बेसडर्स होते हैं, विदेशी जो राजदूत होते हैं,
वो दीवानी और फौजदारी कानूनों से मुक्त होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ और इनकी जो भी एजेंसियां भारत में काम कर रही हैं, जो कूटनीतिक एजेंसियां हैं, वो कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है उनको, वो भी जो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है दोस्तों, उसके अपवाद में शामिल है। ठीक है, अब आपको अपवाद याद रहेंगे, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हम आगे 15 में। तो आर्टिकल 14 आपका इतना ही है, जिसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगी तो फिर से आप लोगों को एक बार बता दूंगी, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो क्लास में ही कवर हो जाएं, क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हम 4-5 चीजें पढ़ेंगे। पहला, आर्टिकल 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति 5 प्रकार के विभेद की बात की गई है। ये 5 विभेद ध्यान रख लेना, कई बार 4 दे देगा और दे देगा कि इनके आधार पे, तो वहां पे एक और एड ऑन करना होता है। तो हमें ध्यान रखने हैं 5 प्रकार के विभेद हैं दोस्तों। धर्म, मूल वंश, ये मूल वंश एक ही है। ठीक है, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्या क्या? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। 15(1) में जिक्र है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल, मतलब राज्य भी विभेद नहीं करेगा और नागरिक भी विभेद नहीं करेगा। उन्हीं 5 आधार पे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे, ना तो राज्य विभेद करेगा किसी व्यक्ति से। इसका मतलब क्या है कि मान लो राज्य कोई ऐसी नीतियां नहीं बनाएगा जिससे एक स्पेशल जाति को ही लाभ पहुंचे और दूसरी जाति को जो है उससे नुकसान हो जाए। इसी तरीके से कोई नागरिक भी भेदभाव नहीं करेगा कि भाई हम जाति के आधार पे किसी से भेदभाव करें या धर्म के आधार पे किसी से भेदभाव करें या जन्म स्थान के आधार पे। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न को आप देखिए, पूर्वी भारतीयों के साथ कई जगह पे विभेद की घटनाएं देखने को मिलती है। तो एक अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य है? पहली बात तो हमें विभेद नहीं करना, और दूसरी बात, यदि हम विभेद करते हैं तो कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, तो एक नागरिक होने के नाते भी हमें इन 5 चीजों का ध्यान रखना है, और इन 5 चीजों के आधार पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकते हैं। अब आगे डिस्क्राइब किया है कि कहां कहां पे दुकान है। भाई दुकान पे सबको जाने का अधिकार है। अब दुकानदार ये नहीं चिपका सकता है कि ये दुकान बस फला जाति के लिए है, फला धर्म के लोगों के लिए है। सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, आप थिएटर में सब जा सकते हैं या सर्कस देखने सब जा सकते हैं, वहां पे विभेद नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार का। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। दूसरा देखिए, पूर्णतः या भागतः राज्य से निधि, मतलब एक तरीके से या तो पूरी तरीके से राज्य की निधि से पोषित संस्थान है, उन्हें सरकारी संस्थान है, या थोड़े से अंशतः पोषित हो, मतलब सरकार उसमें 2% 4% दे रही है, एक तरीके से जो आर्थिक योगदान है, या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित, जैसे कुएं बनाए गए हैं, गांव में कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, या दायित्वों या शर्त के अधीन नहीं होंगे, मतलब विभेद के अधीन नहीं होंगे। आप कुओं का प्रयोग करने से, तालाबों का प्रयोग करने से, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी जो मूल वंश है या लिंग है या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। इतनी बात आपको समझ में आई? 15(1), 15(2). उसके बाद यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध। अब देखो 15(1) में बेसिकली बोला गया है कि राज्य विभेद नहीं करेगा, ठीक है, और 15(2) में बोला गया है दोस्तों कि राज्य के साथ व्यक्ति भी किसी से किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा इन 5 आधारों पे, इन 5 आधारों पे। समझ में आया इतना? अब निम्न 3 अपवाद हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। पहला तो 15(3) ही आपको देखना है, 15(3) ही आपको देखना है। इसमें क्या कह दिया गया था? राज्य को अब इस बात की अनुमति है, वह बच्चों और महिलाओं, विमेन प्लस जो बच्चे हैं,
उनके संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर दी, बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अब लोग कहें कि इनके साथ तो आप जो है ना लिंग के आधार पे भेदभाव कर रहे हो, महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हो, मजाक चल रहा है। अब पुरुष जाएंगे कोर्ट में, कहेंगे मजाक चल रहा है, आप उनको स्पेशल रिजर्वेशन दे रहे हो। वहां पे आती है समान संरक्षण वाली जो कंसेप्ट है ना, कि महिलाएं एक तरीके से हम कहें यदि एक पिछड़ा तबका मान लिया जाए कि उनको अवसर की समता नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारे बंधन हैं, यदि हम महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको कुछ स्पेशल राइट दे रहे हैं, उनको कुछ रिजर्वेशन दे रहे हैं, चाहे जैसे स्थानीय निकायों में हमने 33% आरक्षण दिया, तो वो बेसिकली समता की धारणा को समाप्त नहीं करते, बल्कि समता की धारणा को बढ़ाते हैं, एक लेवल पे लेके आते हैं महिलाओं को, ताकि समता की जो अवधारणा है वो वास्तविक तौर से समाज में स्थापित हो सके। इतनी बात समझ में आई। उसके साथ ही बच्चों को यदि निशुल्क शिक्षा की, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, ठीक है, अब यदि उनको हम शिक्षा नहीं देंगे, उनको यदि उनके लिए यदि स्टेट शिक्षा का प्रबंधन नहीं करेगा, तो जब वो बड़े होंगे, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने लायक होंगे, तो बताइए कि क्या समता का आदर्श वास्तव में स्थापित हो पाएगा? वो तो पिछड़े थे, शिक्षा नहीं मिली और पिछड़ गए, समाज में जो असमानता की खाई है वो बढ़ गई, समता की खाई कम हो गई। तो इस समता को स्थापित करना है तो हमें ऐसे लोगों को, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो बच्चे हैं, 15(3) में ये प्रोविजन किया गया, उनको हमें स्पेशल रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, उनको उनके लिए स्पेशल प्रावधान करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो 15(4) है दोस्तों, ये कहता है राज्य को इसकी अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। 15(4) आप ऐसा करना ना, आपका एक काम है, होमवर्क दे रही हूं आप लोगों को, होमवर्क लिख लो इसको। एक ना बेयर एक्ट खरीदना, भारतीय संविधान की पुस्तक होती है पतली सी छोटी सी, बेयर एक्ट बोला जाता है। उसके जो हमारे फंडामेंटल राइट वाला, जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है, उसके आर्टिकल्स को आप एक बार पढ़ लेंगे। आर्टिकल 14, फिर उसके सब पॉइंट्स, फिर आर्टिकल 15 उसके सब पॉइंट एक बार पढ़ लेंगे ना, और फिर कोरिलेट करेंगे, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और यकीन मानिए जिस समय आप पढ़ रहे हैं ना, उसी समय आप ये जो एक्स्ट्रा वाला काम है उसको निपटा लेंगे, तो फिर आपको बाद में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी कम मेहनत में, एक साथ मेहनत में आपका काम हो जाएगा। तो 15(4) में क्या बोला गया, ये भी 15(1) और 2 का अपवाद है कि यदि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, साथ ही अनुसूचित जाति है और जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध किया जा सकता है, जैसे विधान मंडलों में सीटों का आरक्षण दिया गया है, और सार्वजनिक शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें शुल्क से छूट है। शुल्क से छूट है ना, जो जनरल के बच्चे हैं उनको फॉर एग्जाम्पल किसी फॉर्म का 500 रुपए देना पड़ता है, और जो पिछड़े तबके हैं, अनुसूचित जाति जनजाति है, उनको कम देना पड़ता है। तो ये क्या, ये हमने समता के आदर्श को समाप्त नहीं किया, बल्कि हम समता को बढ़ाने के लिए, समता को स्थापित करने के लिए ये विभेदपूर्ण कार्यवाही से, सकारात्मक विभेदात्मक कार्यवाही बोला जाता है, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो 15(4) इसकी व्यवस्था करते हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए राज्य कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। पहले तो बता दिया कि भाई कोई विशेष प्रावधान कर देगा, उसके बाद बोला कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबके हैं या अनुसूचित जाति जनजाति है, उनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकता है। भाई जब वो प्रवेश करते हैं शैक्षणिक संस्थाओं में, तो उनको छूट दे सकता है राज्य। और ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। राज्य ने क्लियरली ये बोल दिया गया था 15(5) में। ठीक है, तो 15(1) से लेके 15(5) आपको इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखिए, ये जो प्रोविजन किया गया था कि भाई शिक्षण संस्थानों में, ये बेसिकली किस में किया गया था, हमने देखा कि ये 15(5) में है
कि राज्य विशेष प्रोविजन कर सकता है, चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान है या अल्पसंख्यक के हैं या सरकारी हैं। अब देखिए ये प्रोविजन जोड़ा गया था 293वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रख लोगे तो बढ़िया, नहीं भी रखोगे तो कुछ खास होगा नहीं। तो हमने 15 के देखे, 15 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये पांचों चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेयर एक्ट पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मौलिक अधिकार वो टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यदि एक बार आपने अपनी अवधारणात्मक समझ इन टॉपिक्स के ऊपर बना ली तो फिर आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ना हम कुछ कुछ चीजों का जिक्र करेंगे कि भाई जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण की बात आई। 93वां संविधान संशोधन मैंने बताया 2005 द्वारा शामिल किया गया है। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्थायी जो 27% सीटें रिजर्व कर दी गई। अब पहले जैसे जब ये आया तो ये दो चीजों की बात करता था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति। बाद में जब मंडल कमीशन हम आगे पढ़ेंगे, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, क्रीमी लेयर की अवधारणा, इंदिरा साहनीवाद आया, तो ये पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए कि 93वें संविधान संशोधन द्वारा 27% आरक्षण दे दिया गया सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो IIT है, IIM है, वो भी शामिल है, ठीक है। तो शिक्षा के आधार पे बेसिकली यहाँ से ना आरक्षण का जो एक मुद्दा उभर के आता है, सामने आता है, हमारे सामने आरक्षण का मुद्दा सामने आता है। और ये आरक्षण का मुद्दा कई लोग कहेंगे कि ये तो हमारी समता के खिलाफ है। तो दोस्तों, समाज में समानता स्थापित हो, जो पिछड़े तबके हैं वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, इसीलिए जो आरक्षण की अवधारणा आई, और इस अवधारणा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आगे क्रीमी लेयर की अवधारणा भी देखेंगे। अब देखिए, क्रीमी लेयर की अवधारणा आ गई। पिछड़े वर्ग में विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? अब जैसे देखिए, ये एक समूह है, ठीक है। इस समूह में कुछ जो है सशक्त लोग हैं और कुछ जो है पिछड़े हुए लोग हैं। अब जब मंडल आयोग बैठा तो उसने तो पूरी जाति के लोगों को क्या कर दिया कि पूरी जाति पिछड़ी है, कोई भी जाति, मैं किसी स्पेसिफिक जाति की बात नहीं कह रही, कि भाई पूरी जाति पिछड़ी है। अब जब देखा कि इस जाति में कुछ लोग तो सशक्त हैं, कुछ लोग ही पिछड़े हुए हैं, तो एक क्रीमी लेयर की अवधारणा आ गई। क्रीमी लेयर यानी जो क्रीम है, जो सशक्त हैं, उनको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा में ऑलरेडी शामिल है। हम आरक्षण उन लोगों को देंगे जो थोड़े से कमजोर हैं, ठीक। और उसकी पहचान के कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए गए, कुछ आधार बना दिए गए, जो मैं बताऊंगी, ठीक है। अब ये तबके कौन है भाई, कौन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे? पहला, इसमें सब नहीं याद रखना है, मोटा मोटा आपको पता है सब चीजें, कि भाई संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग। अब ये कहें कि भाई हम तो उस फला जाति से हैं जो पिछड़े तबके से आती है, तो हमें या हमारे बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो भाई आप तो क्रीम हो, क्रीमी लेयर वर्ग में शामिल हो, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर में क्या क्या शामिल आ जाएंगे? जितने भी संवैधानिक पद हैं, इन सबको देख लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए, वर्ग ए यानी कि जो ग्रुप ए या ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, जो केंद्र या राज्य सेवाओं में हैं, आप IAS बन के जाएंगे, IPS बन के जाएंगे, या फिर कई लोग जो है राज्य सेवाओं में सिलेक्ट होंगे, तो वो अगर कहें कल को कि उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में शामिल हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जैसे बैंक, बीमा कंपनी, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ जो समकक्ष अधिकारी हैं, और निजी कंपनियों में भी जो उच्च अधिकारी हैं, उन पे भी यह नियम लागू होता है। इस बात का ध्यान रखना। क्रीमी लेयर की अवधारणा बेसिकली पे ग्रेड से जोड़ देते हैं कि भाई आपकी इतना इनकम स्केल है तो फिर आप क्रीमी लेयर में शामिल हो जाओगे। पढ़ते रहिए, मैं बताऊंगी। इतना समझ में आया कि ये लोग क्रीमी लेयर में शामिल हैं, ठीक है। जैसे सेना में कर्नल है या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी, या नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों के जो कर्नल या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी के समक्ष जो रैंक वाले वो होते हैं, वो भी
क्रीमी लेयर में शामिल हैं। डॉक्टर आ गए, इंजीनियर, अधिवक्ता, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में लगे जो अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, उनकी फिर इनकम देखी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले, एक अच्छी खासी भूमि है और वो कहेंगे कि भाई हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर वो क्रीमी लेयर में नहीं आते। और जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है, अब जैसे मान लो बिजनेसमैन है या फिर जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उनका आकलन कैसे कहेंगे कि भाई यदि आप सालाना 4.5 लाख रुपए से कमाते हो तो आप क्रीमी लेयर में आओगे, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और उन लोगों के पास यदि संपत्ति प्लस 4.5 लाख की जो उनकी वार्षिक इनकम है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की गई। और क्रीमी लेयर की अवधारणा भी क्यों लागू की गई, ताकि जो वास्तव में पिछड़ा तबका है, उस जाति का, संबंधित जाति का भी वास्तव में पिछड़ा तबका है, उससे ऊपर उठने के अवसर मिले। जो ऑलरेडी विकसित है वो तो राज्य को उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समता की जो समाज की मुख्य धारा में शामिल है। राज्य उनके अपलिफ्टमेंट के काम करेगा, उनको ऊपर उठाने के काम करेगा जो समाज के पिछड़े तबके हैं, वास्तव में जो पिछड़े तबके हैं। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा हमारा जो आरक्षण है उसकी प्रक्रिया को क्या बनाती है, ज्यादा समता मूलक बनाती है, ज्यादा सकारात्मक बनाती है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। क्रीमी लेयर की एक फंडा क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। यहाँ मैंने एक मोटे तौर पे ये लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि एक साथ ही आपके फंडे क्लियर हो जाएं। अभी लाया 103वें संविधान संशोधन की क्लास जाके देख लेना, जो सूची वाली क्लास है विशेषकर, और प्रक्रिया वाली में आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में जो शिक्षण संस्थानों के नामांकन के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 10% आरक्षण का आदेश जारी किया गया। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, EWS बेसिकली इनको बोला जाता है। कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ। EWS बोला जाता है बच्चों इनको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जो जारी आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं किए गए हैं। मतलब जो ये 10% आरक्षण होगा ना, इस आरक्षण में SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग शामिल नहीं होंगे। ये बेसिकली अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए होगा, ठीक है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। और जिनको पहले से आरक्षण मिल रहा है वो इस 10% के दायरे में नहीं आएंगे। जिन व्यक्तियों की, अब इसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए गए, आपको सब याद नहीं रखने हैं, लेकिन एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किसको बोलेंगे। जिन व्यक्तियों की पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए से कम है, यदि 6 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे, आरक्षण का लाभ उठाएंगे, ठीक है। पहली बात समझ में आया कि 6 लाख से कम है तो उनको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत उनको आरक्षण मिलेगा। और आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित है। अब कह दे कि 6 लाख तो बस तनख्वाह आती है, बाकी जमीन की जो बटाई है, जमीन से हमें और आते हैं 15 लाख रुपए, तो भी शामिल नहीं होंगे। संपत्ति यानी जो 6 लाख है वो संपत्ति के सभी स्रोत से प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार बनाया जाएगा। कि जो पूर्ववर्ती, मान लो मैं आज आवेदन कर रही हूँ किसी भी नौकरी के लिए, तो जो मेरे पिछले वर्ष का वित्तीय वर्ष की जो आमदनी थी उसको आधार माना जाएगा, उसका बकायदा सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार हैं। अब अगला क्या आधार है दोस्तों, वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हैं। यानी कि जो निम्न क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं उनको EWS के तहत किसी भी प्रकार का जो ये 10% आरक्षण है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या क्या है,
5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो उनके पास, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा जो है आवासीय फ्लैट है उनके पास 1000 वर्ग फीट से बड़ा आवासीय फ्लैट है, और कहें हम तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो भाई नहीं हो, जो वास्तव में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उन्हें भी तो फिर लाभ मिलना चाहिए ना। तो जो क्रीमी लेयर की अवधारणा बेसिकली ओबीसी में शामिल की गई ताकि जो वास्तव में गरीब तबका है उसका विकास हो सके, वही एक तरीके से क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है वो ये 10% वाले में कि भाई हम सबको तो नहीं दे सकते ना आरक्षण, अगर सबको ये आरक्षण दे दिया तो फिर तो व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। हम वास्तव में जो जिनको जरूरत है, जिस तबके को वास्तव में जरूरत है, हम उनको आरक्षण देंगे, ठीक है। तो यही उसका एक तरीके से क्राइटेरिया सेट किया गया, भाई 5 एकड़ भूमि, 1000 वर्ग फीट से का फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या बड़ा भू फ्लैट हो, 100 गज जो अधिसूचित नगर पालिकाएं हैं 100 गज से बड़ा फ्लैट हो, अधिसूचित क्षेत्र से बाहर जो अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, जो पक्की कॉलोनी बेसिकली और कच्ची कॉलोनी, इसको अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो यदि पक्की कॉलोनी में आपका 100 गज का फ्लैट है तो भी आपको ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और कच्ची कॉलोनी में 200 गज का फ्लैट है तो भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर कोटि दर्जा का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों स्थानों पर धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि भाई मेरा जो है ना हरियाणा में तो मेरा 50 गज का ही फ्लैट है, लेकिन अब मेरा दिल्ली में मान लो 500 गज का फ्लैट है, उसके बाद बम्बई में भी है, नहीं है भाई, गलत फहमी में मत आना, कोई ऐसे फ्लैट नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी संपत्ति जब जोड़ी जाएगी ना और मैं हरियाणा की किसी नौकरी में आवेदन कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो केवल ये 50 गज ही नहीं जोड़ी जाएगी, ये 500 दिल्ली वाली और 500 बंबई वाली भी जोड़ी जाएगी दोस्तों। तो इसका यही मतलब है कि जब भी आपकी कोटि का जो आकलन किया जाता है कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं कि नहीं, तो विभिन्न स्थानों पे जो आपकी संपत्ति है सबको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आधार आप समझ गए एक बार, और आपको इनको देखना है। अब देखिए हमारा 15 कंप्लीट होता है, 15 में हमने 5 आर्टिकल्स पढ़े, उसके बाद हमने क्रीमी लेयर की अवधारणा देखी दोस्तों, उसके बाद हमने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको जो रिजर्वेशन दिया 103वें संविधान संशोधन द्वारा 10% रिजर्वेशन दिया, बाकी रिजर्वेशन से अलग ये रिजर्वेशन दिया, उसका पूरा प्रोसेस देखा, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आते हैं आर्टिकल 16, ये बेसिकली एक तरीके से आरक्षण को ना एक आधार देता है, इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन, बेसिकली ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता इसका मेन टाइटल है आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में समान नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, सबको समान अवसर होगा। समान अवसर का मतलब क्या है, वही धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार व कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। वही 5 आधार आपको ध्यान रखने हैं कि किसी भी आधार पे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता राज्य की नौकरियों में बेसिकली, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 4 अपवाद हैं। अब इसके भी अपवाद आ गए, पहले तो दे दिया कि भाई किसी भी आधार पे हर लेवल पे अवसर की समता होगी, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(1) और 16(2) दो प्रोविजन दे दिए। अब आता है अपवाद, 16(3) में क्या कह दिया, बेसिकली संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित करती है, निवास के आधार पे जो संसद है विशेष आरक्षण देती है, दे सकती है। अब देखिए ये कोई भी एक स्टेट है, मान लीजिए इस स्टेट का कोई एक पार्ट अविकसित है, जैसे आप मान लीजिए महाराष्ट्र है, विकसित स्टेट है, लेकिन विदर्भ का एरिया है वो जो है विकसित नहीं है, अविकसित है, तो राज्य का क्या कर्तव्य होगा कि उस स्पेसिफिकली क्षेत्र के लिए आप निवास के आधार पे कुछ आरक्षण दे दें। क्यों आरक्षण दिया आपने निवास के आधार पे, ये भी असमानता का आधार नहीं है, बेसिकली निवास के आधार पे आपने आरक्षण दिया ताकि उस क्षेत्र के लोग भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके, ठीक है। तो निवास के आधार पे आरक्षण दिया जा सकता है, ये 16
1 और 2 का अपवाद है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो अधिनियम 1957, बाद में ये समाप्त हो गया था। इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बेसिकली आप दो स्टेट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं की गई है, निवास के आरक्षण का प्रावधान लेकिन है। दूसरा देखिए, राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके किसी कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ये अगला प्रोविजन है कि आप कुछ पदों को धार्मिक आधार पे आरक्षण दे सकते हो। जैसे मान लो कि कोई मंदिर है, उसमें जो मुख्य जो पुजारी होगा उसके लिए आप किसी विशेष धर्म के आधार पर रिजर्वेशन कर सकते हो कि भाई इन जो पुजारी की पोस्ट है वो आप किसी विशेष धर्म के लोग को ही दो। तो इस तरीके का प्रोविजन भी किया गया है। ये भी अवसर की समानता का जो नियम है उसका अपवाद है। अब देखिए, सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों में नियुक्तियों अथवा पदों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करे, और ये 10% आरक्षण पहले का जो आरक्षण है उसके अतिरिक्त होगा। इतनी बात ठीक है, तो इतना आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगा। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मंडल आयोग, मैं इसी बात पे आने वाली थी लेकिन ये आगे लिखा ही हुआ है। अब दोस्तों ये जो 16 है ना, 16 में 2-3 चीजें हैं। एक बार मंडल आयोग पढ़ते हैं, अगर इसमें नहीं कंप्लीट किया होगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। मंडल आयोग आया, बेसिकली मंडल आयोग देख लीजिए 1979 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई, एक मिनट मैं अपना मार्कर उठा लेती हूँ दोस्तों फटाफट। 1979 में देसाई सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। बीपी मंडल की अध्यक्षता में, एक बार नेट में पूछा था ये कि कौन बीपी मंडल, एमपी मंडल, तो थोड़ा देख लेना। बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठन किया गया। आयोग की अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। इसने अपनी रिपोर्ट जो 1980 में दी, और बेसिकली लगभग 3743, इसको याद नहीं रखना है कभी रटो की 3743 जातियों को मंडल आयोग ने बोला था पिछड़ी है, रटना नहीं है। मैं बता रही हूँ कहाँ क्या रटना है आपको, क्या समझना है आपको बेसिकली। तो इसने मोटे तौर पे बोल दिया कि भाई लगभग 3700 जातियां जो है ना पिछड़ी हैं, और वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे पिछड़ी है, उनको जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की जरूरत है, मंडल आयोग ने बोल दिया। अब बोला कि जनसंख्या में उनका हिस्सा लगभग 52% हिस्सा था जिसमें अनुसूचित जाति शामिल नहीं थी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा लगभग 3700 जातियों की पहचान की गई जो कि सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे पिछड़ी थी। मंडल आयोग ने पहचान कर ली। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की इन्होंने सिफारिश की थी। बीपी मंडल ने 27% आरक्षण की सिफारिश कर दी सरकारी नौकरियों में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इस तरह संपूर्ण आरक्षण 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सरकार आई, और उन्होंने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो है ना आरक्षण की घोषणा कर दी। भाई जो बीपी मंडल की जो सिफारिशें थी कि भाई इनको 27% आरक्षण दे दो, जो बीपी सरकार आई तो इन्होंने क्या किया, इन जो अन्य पिछड़े वर्ग थे, जो 3700 जातियां थी मोटे तौर पे यदि हम देखें, तो उनके लिए 27% के आरक्षण की घोषणा कर दी। अब आरक्षण करते ही क्या 1990 में वही लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, बहुत सारा एक तरीके से अराजकता का माहौल हो गया था, और न्यायालय में मुकदमा गया। बेसिकली यहाँ पे शायद नहीं लिखा होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं, इंदिरा साहनीवाद की मैं जिक्र कर रही हूँ, एक बार देख लेती हूँ लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आरक्षण की घोषणा कर दी कि भाई हम देंगे, अन्य जो पिछड़े ओबीसी जो है उनको हम आरक्षण देंगे। न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे आता है बेसिकली बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ये मैंने जो कल के MCQs करवाए हैं ना सैटरडे को, उसमें यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली कि कौन से वाद में इस जो मुद्दे को जिक्र किया, डिस्कस किया गया था। तो इंदिरा साहनी वाद आया। इस इंदिरा साहनीवाद में 3-4 चीजें हुई। पहली बात, न्यायालय बोला कि ठीक है भाई 27% जो आरक्षण है वो वैध है। क्यों वैध है? क्योंकि युक्ति युक्त आरक्षण है। हम समाज के वैसे तबके को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो वास्तव में पिछड़ा है, यानी युक्ति युक्त जो आरक्षण है, और 27% आरक्षण वैध है। दूसरा डिसीजन इन्होंने क्या दिया,
कि भाई हम केवल नियुक्तियों में आरक्षण देंगे, पदोन्नति में आरक्षण नहीं। दूसरी चीज इन्होंने बोली दोस्तों, पदोन्नति में, नीचे लिख रही हूं देखिए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे। और तीसरी चीज क्या बोली कि आरक्षण तो दे रहे हैं लेकिन 50% की सीमा से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तीन चीजें बोली मोटे तौर पे कि भाई 27% आरक्षण वैध है, पदोन्नति में हम आरक्षण नहीं देंगे, केवल नियुक्तियों में आरक्षण देंगे। और तीसरी बात बोल दी 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देंगे तो वो अवैध हो जाएगा। इसके साथ ही न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को उस समय इंदिरा साहनीवाद में अस्वीकार कर दिया। फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% जो आरक्षण की संवैधानिक वैधता थी उसको स्वीकार कर लिया। मैं बता चुकी हूँ 3 बेसिक पॉइंट। और इसी केस में बेसिकली जो 10% जो आरक्षण की व्यवस्था थी उच्च जातियों के लिए इकोनॉमिक बेस पे उसे अस्वीकार कर दिया था, मतलब खारिज कर दिया था, मना कर दिया था। अन्य पिछड़े वर्गों क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से, और साथ ही कह दिया था क्रीमी लेयर वाली अवधारणा आ गई यहाँ पे। ठीक है, क्रीमी लेयर वाली अवधारणा मैं समझा चुकी हूँ, क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है। अब पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति में होनी चाहिए, ये डिसीजन दिया। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से, यानी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनीवाद में 3-4 मोटी मोटी बातें बोल दी गई। इंदिरा साहनीवाद बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 16(4) की जब बात हो रही थी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की, तो उस समय ये मंडल कमीशन वाला मुद्दा, उस समय ये जो वाद है बेसिकली आया। अब आगे ले जाने का नियम कैरी फॉरवर्ड रूल रिक्त पदों बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें 50%, वही 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये 3 चीजें आप ध्यान रखना इंदिरा साहनीवाद की, 27% आरक्षण वैध, पदोन्नति में आरक्षण नहीं, और 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये बातें समझ में आई। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए। क्या कदम उठाए? पहली बात तो ये तो हाल ही में हुआ है। पहला देखो, पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित 77वां संविधान संशोधन ले आई संसद 1995 में, और बोला गया 16 में नई व्यवस्था जोड़ी गई। बेसिकली 16(4) क जोड़ा गया, जिसमें 77वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि पदोन्नति में भी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनको क्या आरक्षण दिया जा सकता है। 77वां संविधान संशोधन करवा चुकी हूँ। इस 77वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व यदि नहीं है, बेसिकली यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का, तो पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, यदि उनका जो प्रतिनिधित्व नहीं है वास्तव में जितना होना चाहिए, तो उनको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? फटाफट बताइए। 77वें संविधान संशोधन द्वारा बेसिकली 16(4) क प्रोविजन कर दिया गया सीधे तौर पे संसद द्वारा। एक दूसरा प्रोविजन आते हैं, इसमें वो नहीं लिखा है शायद। दूसरा प्रोविजन भी किया गया दोस्तों। दूसरा प्रोविजन बेसिकली क्या किया गया था? 81वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 81वां संविधान संशोधन, और 16(4) ख जोड़ा गया। बेयर एक्ट पढ़ना है आपको। 16(4) ख जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसके तहत क्या कर दिया गया? जैसे उसने इंदिरा साहनीवाद में बोला था ना 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो इसमें बोल दिया गया 81वें संशोधन द्वारा कि बैकलॉग को मिला के, यानी पुरानी नियुक्तियों को मिला के आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो 16(4) क 77वां, 16(4) ख 81वां। ठीक है, इसके अलावा ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि संसद ने जो अभी 102वें संविधान संशोधन द्वारा जो पिछड़ा वर्ग है उसको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया, और आर्टिकल 338 338B आर्टिकल, अब जैसे आपसे कोई पूछता है संवैधानिक जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो क्या है? वो संवैधानिक आयोग है, और 338B में उसका स्पेशली प्रोविजन भी कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, ये भी हम देख चुके हैं। 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में जोड़ा गया। इसका पूरा क्राइटेरिया क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और केंद्र सरकार ने 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी जो आदेश है वो पारित कर दिया है। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने मोटे मोटे तौर पे
बहुत अच्छे से पढ़ा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। ये हमारे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। ठीक है, अब एक बार क्विक रिवीजन हम लोग फटाफट कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमने आर्टिकल 14 देखा, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान जो समक्ष समान संरक्षण देखा कि एक यूके की अवधारणा, एक यूएसए की, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, विधि के समक्ष समानता या विधि के शासन, एडी जो डायसी है उन्होंने विधि के शासन के क्या क्या लक्षण बताए हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समान संरक्षण क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे दोनों अवधारणाएं जुड़ी हैं, समान संरक्षण जरूरी है ताकि समता की स्थापना हो सके। ठीक है, उसके बाद हमने ये पूरी विधि की अवधारणा पढ़ ली और विधि का शासन पढ़ लिया और हमने अपवाद पढ़े। बेसिकली बाद में अपवाद पढ़े कि विधि के समक्ष समता है, इसके कुछ अपवाद है, जिसमें हमने आर्टिकल 361 पढ़ा, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, संसद के जो सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार 105, विधानमंडल के सदस्य 194 उनको विशेष अधिकार है। आर्टिकल 39 BC को लागू करने के लिए यदि 14 का उल्लंघन किया जाता है तो वो भी अपवाद की श्रेणी में आता है। विदेशी संप्रभु या जो राजदूत वगैरह हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियां। फिर हमने 15.1 देखा, 15.2 देखा, जिनमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध किया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि कहाँ कहाँ जो निषेध की बात है। 15.1 में हमने देखा राज्य निषेध नहीं करेगा, 15.2 में देखा हमने राज्य के साथ व्यक्ति निषेध नहीं करेगा। इन 5 आधारों पे किसी भी प्रकार का, और दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल। जब हमने MCQ वाली फर्स्ट सीरीज की थी तो उसमें देखा था UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली यही क्वेश्चन था कि कौन से आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई है, तो वहां पे 5-6 आर्टिकल दिए थे, 14, 15, 16 या 18। तो हमें पता होना चाहिए कि 15 में ये व्यवस्थाएं की हैं। उसके बाद हमने अपवाद देखे दोस्तों, 15.3, 15.4, 15.5 मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, होमवर्क दे चुकी हूँ। बेयर एक्ट में जाके इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके अलावा हमने पूरा देखा ओबीसी के लिए जो मंडल आयोग की बात चली, क्रीमी लेयर का मुद्दा हमने बहुत अच्छे से देखा दोस्तों। इसके अलावा आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है, जो EWS है, उसको रिजर्वेशन का जो प्रोविजन किया गया 103वें संविधान संशोधन द्वारा, वो देखा। और कौन कौन उस दायरे में नहीं शामिल होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है EW के आरक्षण के, वो हमने बहुत डिटेल में देखा। फिर हमने लोक नियोजन में अवसर की समता देखा, जिसमें हमने 16.1 और 16.2 देखा और इसके भी अपवाद देखे कि निवास के आधार पे हम जो अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। और फिर किसी पद जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में विशेष प्रोविजन हम दे सकते हैं। मंडल आयोग देखा, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पे 27% आरक्षण को BP गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया, वैध कर दिया गया। इंदिरा साहनीवाद देखा, उसकी चीजें देखी हमने। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बेसिकली हमने देखा 77वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 16(4) क जोड़ा गया, 81वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 16(4) ख जोड़ा गया। बेयर एक्ट लेंगे, उसमें इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ेंगे आप। आपके लिए जरूरी है ये आर्टिकल पढ़ने, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों से मेहनत करवाने का। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये आर्टिकल। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम अगली क्लासेस में करेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगी, सबमिट होने जा रही है 2 दिन की, बेसिकली 20-21 फरवरी को। इसके लिए रजिस्टर कराएं, मेरा रेफरल कोड ललिता YT यूज करें। यहाँ पे बहुत ही अपने अपने क्षेत्रों के प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप लोगों को अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, अपनी रणनीतियां बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मोटिवेट कीजिए, मेरी वीडियो पे जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरी वीडियो पे जाके कमेंट करें, शेयर करें। इसके साथ ही यदि आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ललिता YT कोड का यूज करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। और साथ ही मेरे मार्गदर्शन में सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है उसको करने का मौका मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जाके unacademy_ललिता_कुमारी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
मेरे इस अनअकैडमी टेलीग्राम को फॉलो करें। और दोस्तों याद रखें, आज शाम 5 बजे स्पेशल पे हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटी की एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बुनियादी तौर से, हम एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ, बुनियादी तौर से हम उसको शुरू करने वाले हैं। आप स्पेशल पे मेरे साथ जुड़ेंगे और यकीन मानिए आपकी अवधारणात्मक समझ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।